नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे वक्त बाद हम फिर से मिल रहे हैं आज। और मेरा जो अनुमान है कि प्रीलिम्स का पेपर आप सभी लोगों का ठीक ही ठाक गया होगा। मेरा ठीक ठाक गया है और इस बार कट ऑफ पिछले साल की अपेक्षा थोड़ी सी कम रहने की संभावना है, क्योंकि पेपर का जो स्वरूप था तो आपने भी देखा होगा बिल्कुल अलग था 2016 के पैटर्न से। और ज़्यादातर लोग 2016 के पैटर्न में ही तैयारी करके गए थे और उनको वहाँ पे जा कर के ऐसा महसूस हुआ कि पेपर जो था तो बिल्कुल अलग ही तरीके से पूछा गया था। तो हमारा जो द हिंदू पढ़ने का अब तरीका होगा वो भी थोड़ा सा बदला हुआ होगा, क्योंकि हमने ये देखा कि 2016 में जिस तरह से प्रश्न पूछे गए थे वो लगभग द हिंदू से ही समेटे हुए थे ज़्यादातर प्रश्न। लेकिन इस बार जो प्रश्न पूछे गए थे तो वो द हिंदू के बाहर थे काफ़ी ज़्यादा। और बहुत से ऐसे छात्र जिन्होंने साल भर द हिंदू पढ़ा, उनमें से कई सारे लोगों का कहना है कि उनका पेपर अच्छा नहीं गया उसके बावजूद भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो कि उसमें से सीधे नहीं आई। और अब हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि आगे से हो सकता है कि जो यूपीएससी का पेपर हो तो कुछ ऐसा ही हो जैसा कि इस बार आया था। तो थोड़ा सा बदलाव करेंगे अपने पैटर्न में। जैसा कि हम द हिंदू अभी तक पढ़ते रहे हैं ठीक वैसा हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हम लाइन टू लाइन फैक्ट्स पढ़ते रहते थे, उसको याद करते रहते थे, क्योंकि वही अक्सर आता भी था। और 2016 में जहाँ तक है ज़्यादातर प्रश्न वैसे ही फैक्ट्स से आए थे। लेकिन 17 में जो प्रश्न आए हैं तो वो काफ़ी अलग हट करके आए हैं। और जो स्टैटिक सब्जेक्ट यानी कि जो वैसे विषयों से, इतिहास भूगोल से भी जो सवाल आए हैं तो वो थोड़े से उलझाऊ प्रकृति के सवाल थे, इतने आसान नहीं थे कि हर कोई उनको आसानी से कर पाए। तो थोड़ा सा हर विषय को पढ़ने का आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। तो जिनका अच्छा गया पेपर, जो अब मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वो तैयारी करना शुरू कर दें। इंतज़ार ना करें कि रिज़ल्ट कब तक आ रहा है फिर करेंगे, क्योंकि तब तक आपका काफ़ी वक्त निकल जाएगा। और अगर रिज़ल्ट में आपका हो जाता है प्रीलिम्स में तो फिर आपके पास वो 1 डेढ़ महीना जो आपने बेकार कर दिया वो आपको खलेगा कि ये हमने क्यों बेकार कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद। तो तारीख़ है 10 जुलाई 2017। और पहले पेज पर जो खबरें हैं तो सिर्फ एक ही खबर है जिसके बारे में जानना चाहिए। G20 हेल्स इंडियाज़ लेबर रिफॉर्म्स स्टार्टअप पॉलिसीज़, यानी कि जो G20 है तो उसने भारत के लेबर रिफॉर्म्स, श्रम सुधारों और भारत की स्टार्टअप नीतियों की प्रशंसा की है। तो आपको बता दूं कि इस तरीके की जो खबरें हम अक्सर पहले कवर करते थे, अब हम इनको ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये खबरें जो हैं तो इनमें तथ्यात्मक चीज़ें जो भी आएंगी तो बहुत काम की हमारे इसलिए नहीं होंगी, क्योंकि इनसे संबंधित आर्टिकल जो आएगा उसमें सारी चीज़ें इकट्ठा दे दी जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, आपको बता दूं कि द हिंदू पूरा का पूरा रिवाइज़ करना आखिरी में कभी भी संभव नहीं होता है। आपको ले दे करके इंसाइट और विजन से ही रिवाइज़ करना पड़ेगा। वहाँ पर ये सारी चीज़ें भर भर के दी हुई होती हैं 20 बार। तो यहाँ पे उसको पढ़ने के लिए हम अपना समय लगातार गंवाएं वो मुनासिब नहीं होगा। बल्कि ये आपको देना चाहूँगा एक सलाह कि जो विज़न का हर महीने का आता है तो उसको तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मेरे ख्याल से अब ले दे करके अगर कुछ भी कवर करने लायक आएगा यूपीएससी के पेपर में तो उसी से आएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कवरेज दी हुई होती है, जो कि द हिंदू में साल भर पढ़ने के बाद भी हो सकता है कि आपको ना मिले या कि मिले तो याद ना रहे। तो हमें बहुत सी चीज़ें वहाँ से कवर करनी है। अब ये द हिंदू में डेली इन्हीं चीज़ों को पढ़ने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक। तो इसमें ज़्यादा काम की कोई खबर नहीं है तो अभी इसको हम नहीं लेंगे। और उसके अलावा पहले पेज में कोई ख़ास खबर है ही नहीं। तो अब आपको मैं बता दूं कि आपको द हिंदू पढ़ना कैसे है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को द हिंदू एक्सपर्ट बोलते हैं, लेकिन उनको सच्चाई में ये भी नहीं पता होता है कि द हिंदू में क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता है। तो वो सुबह सुबह आप देखेंगे फेसबुक पे अपडेट करते हैं कि ये इतने 10 आर्टिकल्स, यानी कि 4 तो वो डाल देंगे एडिटोरियल के, और उसके अलावा ये पेज का, ये फला पेज का, ये ढका पेज का, ये कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब बेकार की चीज़ें, उनको खुद भी नहीं पता है कि क्या आना है क्या नहीं आना है। मैं अक्सर देखता हूँ वो आर्टिकल्स ना तो प्रीलिम्स के लिए किसी काम के हैं ना मेंस के लिए किसी काम के हैं। जो हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो आपको पता चलना चाहिए कि आपको कितना वक्त द हिंदू को देना है, अनावश्यक उसमें समय मत बर्बाद कीजिए। और एक चीज़ जो मैंने आपको कही थी, अगर किसी ने की होगी तो उसने एक सवाल बना लिया होगा, कि मैंने आपसे कहा था कि जो भी ये शहरों के नाम वगैरह यहाँ पे दिए हुए होते हैं, जैसे कि ये चेन्नई यहाँ पे दिया है, या कि जो अन्य भी शहर दिए हुए हैं, कोझीकोड दिया है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए किस राज्य में है। एक प्रश्न आया था कि अगर आप कोहिमा से कोट्टयम को चलें तो कितने राज्य पड़ेंगे। तो कई लोगों को नहीं पता था कोट्टयम कहाँ है, कुछ लोगों को लगा तमिलनाडु में है कि आंध्र प्रदेश में है, तो वो लोग गलत करके आ गए या उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उसको।
तो है क्या कि इस तरीके के जब सवाल बना रहा है यूपीएससी, तो आपकी मजबूरी है ये सब कुछ जानना कि इस तरीके के जो छोटे छोटे इलाके हैं, ज़िले हैं, तो कहाँ पे हैं। ज़रूरी नहीं कि अगले साल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, अगले साल वो हो सकता है जोड़ी बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन दे दे जहाँ पे ज़िले लिखे होंगे, उनके राज्य लिखे होंगे, तो वहाँ पर भी आप फंस सकते हैं। ठीक, क्योंकि साउथ इंडिया के सारे नाम जो हैं तो आपस में मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। तो आज पहली जो काम की खबर है पेज नंबर 7 में है, तो ये लिखा हुआ है कि ईजियर एक्सेस टू H1N1 मेडिसिन रेजेस फियर्स ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि अगर आसानी से H1N1 की दवाएं उपलब्ध होंगी तो ड्रग रेजिस्टेंस अर्थात दवा प्रतिरोधकता मनुष्यों में बढ़ जाएगी। तो ये कहा गया है कि भारत में अभी क्या हुआ है कि H1N1 वायरस जो कि स्वाइन फ्लू के लिए जिम्मेदार होता है, तो उसकी जो दवाएँ हैं बड़ी आसानी से सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। अर्थात भारत में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स हैं तो उनके अनुसार जो कुछ विशेष दवाएं हैं तो उनको सभी को आसानी से नहीं दिया जा सकता है, और कई सारी ऐसी दवाएं हैं जो कि प्रतिबंधित हैं। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि इसकी जो 2 दवाएं हैं H1N1 अर्थात स्वाइन फ्लू के वायरस की, उनका नाम है ओसेल्टामिविर और एक का नाम है ज़ेनामिविर। तो ये जो ज़ेनामिविर और ओसेल्टामिविर हैं तो अभी तक ये किस में थी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के उसकी ये शेड्यूल 10 में थी, यानी अनुसूची 10 में थी। अनुसूची 10 जो है इस नियम की वो ये कहती है कि इसके अंदर शामिल कोई भी दवा बाज़ार में बेची नहीं जाएगी जब तक कि सरकार इसके लिए विशेष इजाज़त ना दे दे। तो उस सूची से हटा दिया गया है, यानी कि अब इस दवा को बड़ी आसानी से बाज़ार में बेचा जा सकता है। इसके अलावा इतना ही नहीं, डॉक्टरों को ये भी कहा गया है कि जो एक स्वैब टेस्ट होता है जो कि स्वाइन फ्लू के लिए आमतौर पर किया जाता है, तो ये कहा गया है कि वो टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आपको लक्षण लगते हैं कि उस व्यक्ति में स्वाइन फ्लू है तो आप ये दवाएं उसको दे सकते हैं, यानी उसको ये दवाएं आप लिख सकते हैं। तो आपको बता दूं कि जो ये ओसेल्टामिविर और ज़ेनामिविर है तो ये एंटीवायरल ड्रग्स हैं, यानी कि ये प्रतिवायरस दवाएं हैं जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप ए और वायरस टाइप बी को क्या करती हैं, नष्ट करती हैं। तो आपको बता दूं कि जो वैक्सीन या टीका होती है तो वो क्या होती है। तो किसी भी मर्ज की वैक्सीन या टीका जो होती है तो दरअसल पे उसी मर्ज को फैलाने वाले वायरस का ही एक बहुत छोटा सा स्वरूप या प्रतिरूप होती है। अर्थात कि जैसे H1N1 वायरस का आपको टीका बनाना है तो आप H1N1 वायरस की बहुत सूक्ष्म मात्रा को लेकर के उसको शरीर में प्रवेश करा दें। तो शरीर क्या करता है कि उस सूक्ष्म मात्रा वायरस की समाप्त करने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करने लगता है, और उस एंटीबॉडीज़ के निर्माण का जो प्रोग्राम है वो सदा के लिए शरीर में सेव हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। तो भविष्य में जब उसकी बड़ी मात्रा यानी H1N1 वायरस की बड़ी मात्रा जब आप पे हमला करती है तो वहाँ पे जो पहले से प्रोग्राम सेव्ड है तो वो फिर से एग्जीक्यूट हो करके फिर से चालू हो करके क्या करता है, आपके शरीर में वही एंटीबॉडीज़ फिर से बनाता है जो कि H1N1 वायरस को मारने में उपयोगी होती हैं। इस प्रकार से वो आपके शरीर की रक्षा करता है। इसी को हम शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र यानी इम्यून सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे एक अन्य बीमारी के बारे में दिया हुआ है, गोनोरिया गेट्स डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, यानी कि जो गोनोरिया बीमारी है तो उसे उपचारित करना मुश्किल होता जा रहा है। तो गोनोरिया क्या है, ये एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, यानी कि यौन संबंधों से फैलने वाली बीमारी है। और इसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इसकी जो दवा है तो धीरे धीरे इसका जो बैक्टीरिया है वो इस दवा के प्रति प्रतिरोधक होता जा रहा है। तो इसलिए ये जो सारी दवाएं हैं तो ये आसानी से लोगों को उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी हुई हैं कि हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑकर्स, यानी कि कैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता विकसित होती है, कॉजेज़ ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं उसके क्या कारण हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए। जैसे 6 पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं। ओवर प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक दवाओं को बहुत ज़्यादा लोगों को देना। अगला, पेशेंट नॉट टेकिंग एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि जैसे उनको लेने के लिए कहा गया है वैसे ना लेना, अर्थात जितनी डोज कही गई है अगर आप नहीं लेते हैं बराबर तो उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया थोड़ा कमज़ोर होता है और जब आप दवाई लेना बंद कर देते हैं तो मरने की बजाय वो उसके प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है, प्रतिरोधक हो जाता है।
तो अधमरा बैक्टीरिया जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस विकसित कर लेता है। इसलिए जितनी दवाएं दी जाती हैं एंटीबायोटिक्स की डॉक्टर के द्वारा, और जितना उसका समयावधि बताया जाता है उसमें उसको पूरा खाना चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। अगला है अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, यानी कि आपको पता होगा कि जो पोल्ट्री फार्म होते हैं या जहाँ पर जानवरों को पाला जाता है और बाद में उन जानवरों को मार करके उनका मांस बेचा जाता है, तो वहाँ पर अक्सर जानवरों में बीमारियाँ बहुत फैलती हैं, तो उनको एंटीबायोटिक खिलाया जाता है ताकि उनमें बीमारियाँ ना फैलें। और बीमारियां नहीं फैलने से वो क्या होते हैं, काफ़ी मोटे तगड़े हो जाते हैं, जिसकी अच्छी कीमत मिलती है। लेकिन वो एंटीबायोटिक वाले जानवरों को जब आदमी खाता है तो उसके शरीर से वो एंटीबायोटिक आदमी के शरीर में आ जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, धीरे धीरे उसकी एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता को कम करने लगते हैं। अगला है पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, यानी कि जो हॉस्पिटल और क्लिनिक हैं तो वहाँ पे संक्रमण को रोकने के लिए बहुत ही कमज़ोर उपाय किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक व्यक्ति का बैक्टीरिया है दूसरे में फैल जाता है। पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, इसके अलावा स्वच्छता की जो हमारे देश में स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वायरस और बैक्टीरिया जो हैं इसके फैलते रहते हैं। अगला है लैक ऑफ रैपिड लेबोरेटरी टेस्ट, यानी कि देश में जो प्रयोगशालाओं में टेस्ट होने चाहिए लगातार कि कौन सी बीमारियां नई फैल रही हैं, तो उनसे संबंधित दवाओं को विकसित किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए और कौन से जेनेटिक म्यूटेशन हो रहे हैं, तो ये सारी रिसर्च भारत में ज़्यादा होती नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या है कि हम इनके बारे में बहुत जागरूक नहीं हो पाते हैं नई दवाओं के प्रति, हमको बाहर की दवाओं पे ही निर्भर रहना पड़ता है। तो यही सारे बहुत सारे कारण हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्मेन फॉर द लॉन्ग हॉल इन दोकलाम, यानी कि जो दोकलाम इलाका है भूटान के निकट, तो वहाँ पर आर्मी लॉन्ग हॉल अर्थात लंबे वक्त तक कार्य करने के लिए तैयार है। तो जानने लायक महत्वपूर्ण है कि दोकलाम क्या है, कहाँ पर है, उसकी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस, रणनीतिक महत्व क्या है उसका, ये सारी चीज़ें जाननी आवश्यक हैं। तो एक आर्टिकल आया है, हम उसको देखेंगे, तो ये हमारे लिए पढ़ने योग्य बहुत नहीं बचा है, आर्टिकल में सब कुछ कवर हो जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पेज पे भी मैंने आपसे कहा है कि जितने भी शहर आते हैं आपको उनकी अवस्थिति पता होनी चाहिए कि किस देश में कौन सा शहर कहाँ पर स्थित है, ठीक। और जो भी देशों के नाम आते हैं, जैसे शहर हैं तो उनसे संबंधित जो भी देशों के नाम हैं तो उनके बारे में आपको जानना चाहिए, कहाँ पर स्थित हैं, किस सागर से उनकी सीमा मिलती है और उनका रणनीतिक महत्व क्या है, उनके पड़ोसी देश क्या हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि इस बार फिर से आ गया था कि किसकी जो सीमा है वो समुद्र से नहीं लगती है, यानी मेडिटेरेनियन सागर से नहीं लगती है। तो उसमें कई सारे लोग उसको गलत करके आ गए, जबकि सेम क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, थोड़े अलग प्रारूप में आया था लेकिन सेम क्वेश्चन ही था। तो जिन्होंने उसको देखा होगा उनसे बना होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा नहीं बना होगा। तो अगले साल एक और क्वेश्चन आ सकता है कि वैसा ही हो सकता है, उसी इलाके से फिर प्रश्न दे दे, पूछ ले कि किसकी सीमा जो है तो किसी भी समुद्र से नहीं मिलती है। तो वहाँ पे आप जितने भी देश हैं उनको अच्छे से देख लीजिए कि कौन से देश की सीमा किस समुद्र से जाकर कहाँ पे मिलती है, ठीक, किस सागर पे, किस खाड़ी पे, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कौन सी जल संधि कहाँ है, ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा, अगले साल आ सकता है। अब जैसे यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि EU नॉर्वे क्रैब राउ कुड फ्यूल आर्कटिक ऑयल टेंशन, यानी कि EU और नॉर्वे के बीच जो केकड़ों को लेकर के एक झगड़ा चल रहा है, तो उससे आर्कटिक की जो तेल संबंधी विवाद है उस पर फिर से क्या हो सकता है, लड़ाई छिड़ सकती है, यानी कि झगड़ा छिड़ सकता है। तो कोई युद्ध नहीं होगा लेकिन जो आपसी तनाव है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि आर्कटिक में जो ऑयल है तो उस पर किसका कितना कब्जा होगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है, तो उसमें सभी अपना अपना दावा ठोंक रहे हैं। तो जानने लायक जो महत्वपूर्ण बात है वो हमारे लिए ये है कि ये कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पे कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, और जो नाम यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे एक स्वालबार्ड द्वीप का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये लिखा हुआ है कि ये एक नॉर्वेजियन आर्कीपेलागो है, ठीक। तो जानना चाहिए आपको किस देश में है, तो नॉर्वे के अंडर में है। आर्कीपेलागो क्या होता है, द्वीपीय चाप होता है। अब इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, द्वीपीय चाप क्या होता है। बैरेंट्स सी दिया है, बैरेंट्स सी कहाँ पर उपस्थित है, ठीक। ऐसी सारी चीज़ें जो हैं तो आजकल UPSC इन पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है, बजाय कि जो कोर इश्यूज़ हैं उनको पूछने के। तो जो UPSC पूछ रहा है हमारी मजबूरी है, हमको उसी तरह तैयारी करना पड़ेगा। तो इस तरीके के जो आर्टिकल्स हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने में ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें जो गौर करने लायक हैं वो यही हैं कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, तो उनको नक्शे पे जाके ज़रूर ढूंढिए।
अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 लार्ज ग्रुप बिड टू सप्लाई इक्विपमेंट फॉर चाबहार पोर्ट, यानी कि 2 बड़े ग्रुप प्रयास कर रहे हैं कि चाबहार पोर्ट के लिए साजो सामान उपलब्ध कराएं यानी बेचें। तो इस तरीके की जो खबरें हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमको जो चाबहार पोर्ट के बारे में जानना है वो उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जानना है। हालांकि ये मेंस का क्वेश्चन था लेकिन इस बार प्रीलिम्स में भी आ गया। तो देखिए मेन से क्वेश्चंस भी कई बार प्रीलिम्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण नाम आ रहे हैं आपको सिर्फ उनको देखना है, तो पूरा आर्टिकल कभी मत पढ़िए इस तरह के, ठीक। इनको एक नज़र देखिए। जैसे आपको यहाँ पे एग्जिम बैंक दिख गया तो एग्जिम बैंक के बारे में आप जा कर के पढ़ लीजिए। एग्जिम बैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल के बजाय, ठीक। तो इसी तरीके के जो छोटे छोटे बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको आप ध्यान रखिए। और जो इस तरीके के सवाल आते हैं जो कि मेंस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो उनके बारे में मैं कहूँगा आप आर्टिकल्स में पढ़िए, या कि जो मैगजीन्स आती हैं, दृष्टि की है या घटना चक्र है या कोई भी बाकी मैगज़ीन आप पढ़ते हैं तो उनके बारे में, चाबहार पोर्ट के बारे में बहुत कुछ छपता रहता है, तो वहाँ से पढ़िए, ठीक। यहाँ पे जो है तो आपको सिर्फ उसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानने हैं और उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। तो द हिंदू में बहुत ज़्यादा आप एनालिटिकल होने की अब कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ पूछ नहीं रहा है इससे। प्रीलिम्स विलिम्स में तो बिल्कुल नहीं पूछ रहा है, और मेंस में भी जो पूछेगा तो मेंस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो बिल्कुल वो पार हैं, यानी कि वो इन छोटे आर्टिकल से बिल्कुल नहीं बनेंगे। आपसे अगर बनेंगे वो क्वेश्चन तो द हिंदू के जो मेन एडिटोरियल आते हैं उनके आर्टिकल्स पढ़ के बनेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं मेन एडिटोरियल्स के भी कुछ आर्टिकल्स को अब लूँगा, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा उनको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक। बाकी यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, इनसे संबंधित कुछ भी नहीं पढ़ना है। जैसे ये लिखा है EPFO एड्स ऑन क्रोर मेंबर सिंस जनवरी 1, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब बेकार की खबर है। अगर काम की खबर होगी तो विज़न वाले खुद इसको उठा लेंगे, नहीं तो ये बेकार की खबर है, इसको मत पढ़िए। अगर बेकार की खबर कोई पढ़नी है तो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट में पढ़ने लायक है, यानी कि जो पर्यावरण से संबंधित खबरें हैं उन्हीं में सब आप अनाप शनाप की खबरें पढ़िए, क्योंकि अनाप शनाप क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक। अब जैसे पूछ लिया था कि गुजरात के शेरों को किन्होंने अपने यहाँ बुलाने के लिए अर्जी दाखिल की है, वो कोनोपालपुर, वो मध्य प्रदेश था। लोगों को नहीं पता था, क्योंकि वो कोई ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण विषय नहीं था, कभी छपा हुआ भी नहीं था ज़्यादा, कहीं छोटा मोटा आर्टिकल छाप दिया होगा किसी ने। तो ऐसे ऐसे सवाल भी उसने पूछ लिए थे। अब एक सवाल उसने पूछा था भूगोल में कि जहाँ पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते हैं, अब हमने तो सुना था कि नीलगिरी पे मिलते हैं, सबने यही सुना था, सबको यही पता था, जिनका भूगोल ऑप्शनल है उनको भी यही पता था कि नीलगिरी पे ही मिलते हैं, और नीलगिरी ऑप्शन नहीं था उसमें कुछ का कुछ ऑप्शन था। अब वही है कि प्रश्नों का तरीका काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, हमको भी उस हिसाब से थोड़ा सा बदलना होगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंटर में ब्रेकअप AI एज इट हैसेंस सेल, यानी कि जो भारत सरकार है वो क्या कर रही है, एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो इससे संबंधित एक प्रश्न ये बन सकता है कि भारत सरकार के बहुत सारे ऐसे उपक्रम जो कि भयंकर घाटे में चल रहे हैं, तो क्या इन सभी का डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश कर देना चाहिए, और अगर इनका विनिवेश कर दिया जाता है तो कर्मचारियों पे क्या असर पड़ेगा, ये सब दुनिया भर का ऐसा बना करके वो क्वेश्चन 1 दे सकता है मेंस में। तो इस तरीके के प्रश्नों के आने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं सेकंड पेपर थर्ड पेपर में वो ऐसे ही बन रहे हैं। तो यहाँ पे लाइफ वाले पेज में खबर है, करक्यूमिन नैनो पार्टिकल्स फाउंड टू शॉर्टन TB ट्रीटमेंट टाइम, यानी कि जो करक्यूमिन नैनो कण हैं तो उनके बारे में पाया गया है कि वो TB के उपचार के समय को घटा देते हैं, यानी कि कम समय में TB को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है करक्यूमिन द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ टर्मरिक, यानी कि हल्दी की जो एक महत्वपूर्ण सामग्री है जिससे कि हल्दी का निर्माण होता है तो वो करक्यूमिन है, अर्थात हल्दी में करक्यूमिन पाई जाती है। तो उसके बारे में ये देखा गया है कि चूहों पर जब प्रयोग किया गया करक्यूमिन का तो चूहों में जो ट्यूबरक्यूलोसिस के लक्षण थे वो तेज़ी से गायब हुए। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये आगे चल के TB के लिए बेहतर दवा हो सकती है, ठीक। तो ऐसे छोटे छोटे नामों को याद रखिए। हालांकि बता दूं कि जो विज़न का रहेगा उसमें ये सारी चीज़ें वो लोग कवर कर लेंगे, इसलिए आपको बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी फालतू खबरें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बता दूं कि आपको लगता होगा कि हमने नहीं पढ़ा, किसी और ने पढ़ा होगा, कोई नहीं पढ़ता है, न किसी को पढ़ेगा भी न किसी को याद रह सकता, ठीक। अगर कोई पढ़ भी लेता है बहुत सारी चीज़ें डेली के द हिंदू से तो याद नहीं रहने वाला लास्ट तक, उसको किसी को नहीं याद रहने वाला। लास्ट में सारे लोग वही इंसाइट और विजन पढ़ के ही पहुँचते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर कोई ऐसा अद्भुत आदमी नहीं होता है कि उसको सब पता होगा,
ठीक, कुछ गिने चुने लोग होते हैं, तो आपको वहाँ पे ऐसे गिने चुने लोगों से कोई टेंशन नहीं लेना। ऐसे मुश्किल से 10 20 25 लोग होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, जो कि अजीब अजीब चीज़ें भी जानते होंगे वहाँ पे। आपको सामान्य रूप से बस वहाँ पे बाकी लोगों से टक्कर लेनी है, जो कि वही सब कुछ पढ़ के आए हैं जो कि आप पढ़ के वहाँ पे जाएंगे। तो सिर्फ कुल मिला के ये जो पूरा सिविल सर्विस का पेपर है, तो मेरा मानना है कि आज की तारीख में इस बात पर निर्भर करने लगा है कि आप कितना ज़्यादा पढ़ लेते हैं और कितना ज़्यादा याद कर लेते हैं। ठीक, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन वगैरह नहीं थे, सारे ऐसे थे इधर उधर के क्वेश्चन कि अगर आपने पढ़ा है तो बनेगा, नहीं पढ़ा है तो तुक्का मारिए, जय श्री राम, बना तो बना, नहीं तो गया। तो वही है हिसाब किताब कुल मिला करके कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसे इकॉनमी वगैरह के जो पहले आया करते थे कंसेप्चुअल सवाल, वैसे सवाल आना बिल्कुल बंद ही हो गए हैं। तो अब वो उसका क्या है भविष्य का, तो कोई भरोसा नहीं है यूपीएससी के कि वो क्या पूछता रहेगा। तो आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से करते रहिए, लास्ट में जो करंट अफेयर्स वगैरह आता है वैसे ही आप पढ़ के वहाँ पहुँचिए, कोई बहुत टेंशन नहीं है। और जो सवाल आएंगे कठिन आएंगे तो सभी के लिए कठिन रहेंगे, सरल रहेंगे तो सभी के लिए सरल रहेंगे। तो कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जब इस साल ऐसा पेपर आया हो तो अगले साल की तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका पेपर बिगड़ गया है तो बड़े टेंशन में होंगे कि अगर ऐसा ही पेपर आएगा तो अगले साल भी पता नहीं क्या होगा, ये वो। तो कुछ नहीं, जैसा आम तैयारी होती है आप वैसे ही कीजिए, थोड़ा बहुत बदलाव लाइए, कोई बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऑड पेपर आता है तो फिर उसको कोई भी नहीं कर सकता है, आप सिर्फ अकेले उसके पीड़ित नहीं होंगे, आप अकेले शिकार नहीं होंगे, उसके बहुत सारे लोग होंगे। तो वहाँ पे फिर आपको उन सभी लोगों के बीच में बेहतर करके दिखाना होगा। और ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे सवाल होते हैं जो कि ऐसे आ जाते हैं, जैसे बटलर कमेटी क्या है, 1881 का एक्ट क्या है, तो इनके बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि इतिहास वगैरह के पोर्शन में थोड़ा सा एक दो किताबें और देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी जो किताबें हम पढ़ते आए हैं उनमें से ये सवाल नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से यूपीएससी में सवाल बनाने वालों ने सारी किताबें पढ़ ली हैं और वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जिनमें कि लड़के फंस जाएँ, उनको ना कर पाएँ। तो इसीलिए उन्होंने इतिहास से भी जो सवाल दिए थे तो अजीब अजीब दिए थे कि बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था कि यार ये कहाँ से आ गया। तो आपको अपनी तैयारी जो है तो स्टैटिक सब्जेक्ट में थोड़ी बेहतर करनी होगी, बाकी करंट अफेयर्स आप अपना ठीक ठाक रखिए जैसा कि अभी तक चल रहा था। उसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकता है, कोई भी छात्र कितना भी कोशिश कर ले तो वो 10 किताबों से नहीं पढ़ सकता है या 10 सोर्सेज से नहीं पढ़ सकता है। जो एक दो सोर्सेज से ही पढ़ेगा उसका निकल जाएगा, जो ज़्यादा सोर्सेज पकड़ेगा तो फिर वो लास्ट में कवर नहीं कर पाएगा, उसका बहुत कुछ छूट जाएगा। तो चिंतित होने की कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है। और जिन लोगों का भी इस बार बढ़िया गया है पेपर, उनको लगता है कि वो मेंस दे सकते हैं, तो वो नीचे कमेंट में अपना देंगे कि कैसा रहा, कितने नंबर उनके आ रहे हैं। तो फिर मैं उसके बाद देखूंगा, उसका विश्लेषण करूंगा कि कट ऑफ क्या रह सकती है। और उसके अलावा आपको पता भी चल गया होगा कि बहुत सारे विश्लेषण आ चुके हैं, कट ऑफ क्या रहेगी, तो उसमें अब मत जाइए क्योंकि अब कुछ दिन में रिज़ल्ट ही आ जाएगा, 25-30 दिन में। तो अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आज समय अगर रहेगा तो आर्टिकल भी एक कवर करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।